आपके अनुसार हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसा क्या ट्रिगर करा कि बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली? और हरियाणा में तो तमाम पोलस्टर्स को, तमाम चीजों को धता बताते हुए बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी बार बार कार्यकर्ताओं से एक ही गुजारिश करते हैं, एक ही निवेदन करते हैं कि बूथ पर जाओ, जनता से बूथ पर जुड़ो। बूथ पर भले ही 5 घर हों, 6 घर हों, लेकिन हर घर जाकर निवेदन करो हाथ जोड़कर कि हमें सेवा का मौका दो। तो कहीं भी एरोगेंस कि हाँ नरेंद्र मोदी हमारे प्रमुख नेता हैं, उस बात का कभी भी अहंकार मत रखो। कभी भी इस बात का अहंकार मत रखो कि आज हमारे देश में 80 करोड़ नागरिकों को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के चलते मुफ्त राशन मिलता है। कभी भी इस बात का अहंकार ना करो कि लगभग 40 से 50 करोड़ गरीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना का उपहार सहयोग मिलता है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आप एक एक घर, एक एक व्यक्ति, एक एक गांव, एक एक गली तक जाइए, हाथ जोड़िए, सर झुकाइए, वोट मांगिए, ताकि आप सेवा दे सके। जी, सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए। अच्छा, एक बात, आपको उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इतनी प्रचंड जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की? आप महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला लीजिए। मुझसे सवाल तब किया गया था विशेषतः गांधी परिवार की यात्रा को लेकर। तब भी मैंने हरियाणा में कहा था कि यात्रा लोकसभा में भी निकाली हारेंगे और यात्रा विधानसभा में भी निकाल रहे हैं तो हारेंगे। ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी को उतनी सीटें उन स्टेट्स में नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत मिल रही है? देखिए, अंततः आपको इस बात से सरोकार है कि क्या आप प्रधानमंत्री पद पर अपने कार्यकर्ता को विराजित कर पाए कि नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिखा। ये भी सत्य है कि हाँ, जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं, बड़े हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो इस बात पर चिंतन जरूर करते हैं, बताओ कहाँ क्या कमी रह गई या कहाँ हम अपनी ताकत को और बढ़ा सकते हैं, या ऐसा क्या काम है या ऐसा क्या संवाद है जनता के साथ जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। क्या इसमें संघ का भी बहुत बड़ा रोल है? मैं संघ की प्रवक्ता के नाते कुछ बोल नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ता मात्र बोल सकती हूँ। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। आप प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक किताब लिखी गई है जिसके लिए आप लगातार यात्रा कर रही हैं, मोदी लॉ कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत, जो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है। क्या है उस किताब के अंदर, अगर आपसे अपने व्यूअर्स के लिए पूछूं? हम 4 राष्ट्रों में आज ही लौटी हूं आपके कॉन्क्लेव से 2 घंटे पहले। उसके लिए धन्यवाद। ओमान, कुवैत, यूएई और इंग्लैंड, इन चारों राष्ट्रों में मन की बात के ऊपर परिचर्चा हुई। भारतीय मूल के जितने भी वहां के नागरिक थे उनसे भी, और जो उस देश के मूलतः नागरिक हैं, विदेशी हैं, उनसे भी। उनके साथ चर्चा करने में इस बात का एहसास तो जरूर हुआ कि वो काफी इस बात से चकित थे कि एक हेड ऑफ गवर्नमेंट अपनी दिनचर्या में इतना समय निकालते हैं कि वो सीधा अपने नागरिकों के साथ संवाद करते हैं। विश्व भर में ऐसा कोई भी प्रधान सेवक नहीं है और भारत के पास ऐसी भूमिका में नरेंद्र मोदी हैं। ये चर्चा का विषय कम से कम 4 राष्ट्रों में मैंने इन्हें बनते देखा। दूसरा, जिन देशों के आपने नाम बताए सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, मोस्टली सिर्फ यूके छोड़कर। लेकिन इसमें एक चीज और देखने को आई कि परिचर्चा के साथ साथ भारत की उपलब्धियां अब हम हिंदुस्तानी होने के नाते मात्र नहीं गिनवाते, वो सामने से अब इन परिचर्चाओं में खुद सवाल भी करते हैं और जवाब भी बनते हैं। तो टू बी एन इंडियन इन दीज टाइम्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप पहले एक दौर देख चुके अपने मुल्क में, जब आपको जाके अपने मुल्क की उपलब्धियां बतानी होती थी, कई बार वाद विवाद होता था। अब बढ़ चढ़कर लोग और छोटे से छोटे तबके से आए हुए लोग भी हिंदुस्तान ने क्या क्या हासिल किया है, स्पेशली कोविड के वक्त, उसको आज भी मैं चर्चा में पाती हूँ। जी, राहुल गांधी बहुत जोर शोर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी मोदी कुछ भी कर ले, हम करके रहेंगे जातिगत जनगणना। आपकी तरफ से योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये काउंटर पॉइंट है जो राहुल गांधी ने बोला। आप प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या बोले, एक ना रहो? देश का प्रधानमंत्री खड़गे साहब कहते हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। अगर देश के प्रधानमंत्री बोलते कि बटो, तब डिवाइसिव पॉलिसी पर योगी बोलते हैं बटोंगे कटोंगे।
मैंने कहा ना, अगर देश के प्रधानमंत्री कहते कि हम सबको विभाजित होना चाहिए, तब मैं मानती कि वो विभाजनकारी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को एकजुट होना चाहिए। जी, चलिए मेरा अगला इतनी उत्साहित है कि सतत विपक्ष में ही बनी है। जी, लेकिन कई लोगों ने बोला कि आपने बीते दिनों आपने एक राहुल गांधी के बारे में बयान दिया था, वो बड़ा वायरल हो गया, जिसको लोगों ने बोला देखिए राहुल गांधी के बारे में आपके विचार बदल गए हैं। कैसे? अब वो कुछ वायरल हुआ, उसको लेकर बोला तो नहीं, एक बहुत अच्छे पत्रकार बंधु थे, उनको लगा कि मैं कैसे अपनी थोड़ी सी टीआरपी बढ़ाऊं, तो मुझे किसी और चैनल के मालिक ने बताया कि उन्होंने एक क्लिप निकाली और कहा पता है स्मृति ईरानी ने कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज बोली है ताकि वो इंटरव्यू थोड़ा चल जाए। अब मैं भी समझती हूँ, क्योंकि खुद मीडिया से रह चुकी हूँ, कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग थोड़े ना थोड़े नए ढांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट था जी कि अगर आप राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और जर्नी को देखें, पहले उन्हें लगा कि वो मंदिर मंदिर जाएंगे तो जनता का विश्वास और विशेषतः हिंदू समाज का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। जी। उसका मजाक बना, क्योंकि उन्होंने गोत्र से लेकर मंत्रोच्चारण से लेकर पहनावे तक का एक मजाक बना दिया। फिर उनके समझ में आया कि अगर आप मंदिर जाकर प्रभावित नहीं कर सकते तो पूरे समाज को बांट कैसे सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपनी जातिगत राजनीति का सबको एक कहीं ना कहीं एक प्रमाण दिया। तो मेरा ये कहना कि वो मेरे कौम को, मेरे मजहब को, मेरे धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को लगता है तो उनकी बुद्धि को मेरा प्रणाम है। जी, लेकिन अब आप टीवी पे वापसी कर रही हैं, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। एक शो शायद जिसकी टीआरपी घट रही थी, उनको लगा कि थोड़ा सा कैसे बढ़ा लें, तो तो कब से आ रहा है? नहीं, सबने एक दूसरे के साथ फेक न्यूज सर्कुलेट की। फिर कुछ पत्रकारों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा भैया 25 साल तो हमें भी हो चुके हैं मीडिया में, अब मैं ना कहूंगी तो भी हेडलाइन है, हाँ कहूंगी तो भी हेडलाइन है। तो हाँ है ना है? अभी अगर मुझे टीवी में वापस ही अगर आना होता तो मैं किसी और का पल्ला पकड़ के क्यों आती? जी 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 जी, चलिए बिल्कुल आखिरी दौर है तो तस्वीरें, इतना दम तो आज भी टीवी में रखते हैं। एक तस्वीरें कुछ आ रही हैं, आइए दिखा देते हैं आपको। आइए देख लेते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। बेहतर सीएम कौन है इन दोनों में से? सीएम है कोई दोनों? नहीं, आतिशी जो सीएम है वो फॉर्मर सीएम है, आपको बेहतर कौन लगता है? मुझे लगता है आप कुछ महीनों बाद जब भारतीय जनता पार्टी के सीएम का चित्र यहां पर रखेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी कि यहाँ बेहतर चॉइस बीजेपी का सीएम है। जी, अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। संसद में पूरा गांधी परिवार, क्या आपकी टिप्पणी क्या है? वन लाइन। परिवारवाद का सबसे उत्तम उदाहरण, क्योंकि अगर वाकई में दलित क्रांति में वो मानते तो अपनी सीट छोड़कर किसी दलित को टिकट देते। आखिरी फोटो है, देखते हैं। अब ये आप ही की फोटो है और आपके दो अवतार हैं, स्मृति ईरानी एज अ लीडर एंड स्मृति ईरानी एज अ एक्टर। वहां पर भी यूनियन बाजी करती थी तो लीडर दोनों जगह। लेकिन आपको पसंद क्या है? आपको कौन सा रोल ज्यादा पसंद है? देखिए, मैंने कहा ना अमीश जी, बहुत कम लोग हैं जो 48 की उम्र में इतना सब कुछ जी लेते हैं। तो मैं चाहे माँ के स्वरूप में हूँ, चाहे नेता के स्वरूप में हूँ, या मीडिया पर्सनालिटी के स्वरूप में हूँ, अंततः मैंने जो शिखर प्राप्त किए, मेरे लिए वो सारे शिखर, और जहाँ शिखर प्राप्त नहीं कर पाई वो सारे लम्हे, वो सारे लेसन यादगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।